लूट करी है। पूरी दुकानों में से मेरे माल को निकाल लिया गया है। तीनों दुकान खाली हैं और दुकानों को लूटने के बाद सर उसमें इस कदर आग लगाई है कि मेरी जो 2 मंजिला दुकान थी पूरी नीचे आके गिर गई है। अब इनका कौन रोकनता है राकनता है साहब, मुझे फुटपाथ पे लाके पटक दिया है। सुबह से सर 4 दिन हो गए मुझे, मैं एक कप चाय से घर से निकलता हूँ और खाने के लिए तो शाम ही हो जाती है सर। डोलते डोलते चक्कर लगाते लगाते इस कदर डर भरा हुआ है कि आगे भी हम दुकानों पर कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे पास पैसा है जो इन दुकानों में लगा दें और इनको बनवा लें। बनवा भी लें तो आगे डर यही है कि फिर से लूट लिया जाएगा और हमें जान से मारने की धमकी तक दी। पलायन को मजबूर है साहब हमारे यहाँ बेचने के लिए, इसके सिवा और कुछ जगह रास्ता भी नहीं है। मेरा घर टूट गया, बहुत दुख होता है मुझे। मेरे हस्बैंड मुझे ना बोलते लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने बनाया था कि मेरे बच्चे भी आके यहाँ रहते हैं और 2 महीने पहले मैं फंक्शन करके गई हूँ यहाँ पे, मगर मेरा घर पूरा टूटा मिला। आंखों में आंसू हैं, गला रुंधा हुआ है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही है। इन सब के पीछे की वजह है करीब 1 सप्ताह पहले शहर में हुए दंगे। दंगों को 1 हफ्ते बीत गए मगर शहर में दंगे के जख्म साफ साफ देखे जा रहे हैं। दोनों ही ओर से दंगे की वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। बीजेपी से जुड़े लोग शोभा यात्रा पर हमले के वीडियो डाल रहे हैं तो वहीं मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद के पास आपत्तिजनक नारे के वीडियो डाल रहे हैं। हालांकि हिंदू और मुसलमान दोनों ने सरकार से बाजार खोलने का आग्रह किया है। प्रशासन 4 घंटे की ढील कर्फ्यू में दे रही है। देखते ही देखते ये क्या हुआ। लोग कह रहे हैं शोभा यात्रा निकली थी, पत्थर बरसे, आपस में दंगे हुए, लूट लिए गए, दुकान जला दिए गए, हमला किया गया। मगर मैं उन इलाकों में पहुंचा हूं जहां पर न कोई शोभा यात्रा निकली थी न दंगा हुआ था, मगर फिर भी देखिए कैसे इंसान हैवान बन गए हैं। ये है योगेश अग्रवाल। 50 सालों से मुस्लिम मोहल्ला ताबे की टोरी में इनकी दुकान है। इनसे बड़ी परचून की दुकान किसी की नहीं है। कभी हिंदू मुसलमान का भेद न जाना मगर दंगाइयों ने दुकान को मलबे में बदल दिया। सब लूट ले गए और फिर आग लगा दी। दुकान पूरी तरह से टूटेगी तब तक क्या करेंगे पता नहीं। सुबह से 1 कप चाय पीकर भटकते रहते हैं। पूछने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं यहाँ पर दुकान चलाता था बढ़िया, 20 से 25 साल तक मैंने यहाँ पर काम किया है। बैठने लगा हूँ जब से मेरी याददाश्त में, और मेरी 50 से 60 साल पुरानी दुकानें हैं जो मेरे बाबा दादा करते आए हैं। मैं उन्हीं पर शिफ्ट हुआ, दुकान पे मैं बैठने लगा, धंधा भी करता था, रोजीना किसी ना ही धंधा करता था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, बाजार में कुछ उपद्रवों का माहौल था, भगदड़ सी मचने लगी। वहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे थे, लोग यहाँ पर से भी भागने लगे थे। रोजीना की तरह मैं दुकानदारी कर रहा था। कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर भागना स्टार्ट किया तो मैंने भी अपनी दुकान डर के मारे आनन फानन में लगाना शुरू किया। लगाते लगाते मैं दुकानों को कुछ तरीके से डर से लगा गया और ये सोचकर चला गया कि मरन दो आए नहीं, कल खोल लेंगे। पर मुझे पता नहीं था सर, कुछ हैवानों ने मेरी दुकानों को इस तरह लूट करी है। पूरी दुकानों में से मेरे माल को निकाल लिया गया। तीनों दुकान खाली हैं और दुकानों को लूटने के बाद सर उसमें इस कदर आग लगाई है कि मेरी जो 2 मंजिला दुकान थी पूरी नीचे आके गिर गई है। अब इनका कौन रोकनता है राकनता है साहब, मुझे फुटपाथ पे लाके पटक दिया है। मैं दाने दाने को मोहताज हो गया। बस कुछ खाना भी नहीं खाया आपने? सुबह से सर 4 दिन हो गए मुझे, मैं एक कप चाय से घर से निकलता हूँ और खाने के लिए तो शाम ही हो जाती है सर। डोलते डोलते चक्कर लगाते लगाते इन प्रशासनों के बीच में, पर मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे कुछ आगे भी उम्मीद कम दिखती है कि ये मेरे लिए कोई एक्शन करेंगे या कदम उठाएंगे। आप लोग चाहते हो कि अब मतलब यहाँ से हम इस स्थिति में दुकान नहीं लगा सकते? हमारा सर इस कदर डर भरा हुआ है कि आगे भी हम दुकानों पर कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे पास पैसा है जो इन दुकानों में लगा दें और इनको बनवा लें। बनवा भी लें तो आगे डर यही है कि फिर से लूट लिया जाएगा और हमें जान से मारने की धमकी तक दे देंगे ये लोग। तो बेच के जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है? हम पलायन को मजबूर हैं साहब हमारे यहाँ बेचने के लिए, इसके सिवा और कुछ जगह रास्ता भी नहीं है। जहां पर दंगा हुआ वहां पर ये मलबा पड़ा हुआ है। मलबे के पास मुंबई में रहने वाले नेमीचंद और उनकी पत्नी खड़ी हैं। चूड़ियों का काम करने वाले हबीब इनामदार को किराए पर दे रखी है। दंगा हुआ तो हबीब ने फोन किया कि अपना मकान बेच सको तो बेच लो, हमला होने वाला है। कहते हैं साहब हबीब 15 साल से दुकानदार था,
वो भले ही मुसलमान था मगर बहुत अच्छा इंसान है। पत्नी ये कहकर रोने लगी कि बिल्कुल मुंबई जैसा मकान बनाया था, अभी फंक्शन किया था, रिटायरमेंट के पैसे से अपने बचपन के शहर में रहने के लिए मकान बनवाया था। उसने कहा कि आपको फोन किया था? उसके लड़के ने फोन किया, आप बचा सको तो बचा लो। मैंने बम्बई से मैं क्या फूंक मारूं क्या भाई? दुकान मैंने आपको दी, आपको बचाना है उधर की प्रॉपर्टी। आपने यहाँ रहने के लिए घर भी बनाया था? हाँ, ऊपर में रहता था, साल में 2-3 बार आता था और ऊपर ही रहते थे हम लोग, खाना पीना सब इधर ही बनता था मेरा। क्या नाम है आपका? सुशीला कोटिया। ये साथ मिलकर आपने इस घर को बनाया? हाँ, ये साथ मिलके घर को बनाया है, पूरा सेटिंग किया था मैंने। मैं जैसे बॉम्बे में रहती हूँ उसी तरह से मैंने बॉम्बे में यहाँ पे भी मैंने सेटिंग किया था, लेकिन आज मेरा घर टूट गया। बहुत दुख होता है मुझे। मेरे हस्बैंड मुझे ना बोलते लेकिन मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने बनाया था कि मेरे बच्चे भी आके यहाँ रहते हैं, और 2 महीने पहले मैं फंक्शन करके गई हूँ यहाँ पे, मगर मेरा घर पूरा टूटा मिला है मुझे। इनकी नम आंखें बता रही है कि एक इंसान किसने सपने बुनकर एक घर बनाता है और जब घर टूटता है दंगाइयों के हाथों तो किस तरह से मलबे के ढेर में बदल जाता है। इसी तरह से नेमीचंद जी का यह घर तब्दील हो गया है मलबे में। किस कदर बवाल मचाया है दंगाइयों ने, इसकी निशानी यहाँ पर देखी जा सकती है। इसी बीच प्रशासन ने कर्फ्यू में कल से 4 घंटे की ढील दे दी है और कल से सभी दुकानें खुलेंगी। जिला कलेक्टर का कहना है कि हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। करौली में सांप्रदायिक दंगे के बाद 10 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ हैं करौली के कलेक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या स्थिति है अभी? स्थिति आप खुद भी विजिट करके आए हैं, स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है और कर्फ्यू में भी हमने कल 2 घंटे ढील दी थी, आज 3 घंटे दी है। कल हम इसको और थोड़ा रिलैक्स करने की सोच रहे हैं। तो लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपस में भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम साथ साथ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये खबर आ रही थी कि कुछ लोग पलायन करना चाहते हैं। मैंने अपने स्तर पे का पता करवाया है, कहीं भी पलायन की कोई सूचना नहीं मिली है और अभी आपके सामने 1-2 लोग आ गए हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया है कि साहब ये गलत है सूचना। इनको होर्डिंग्स वगैरह दे के और वो इस तरह के स्नैप्स लिए गए थे। तो अभी कब तक कर्फ्यू हट जाएगा और क्या आप लोग शांति समिति की बैठक कर रहे हैं? दोनों समुदाय के लोग की बैठक कर रहे हैं, कुछ सफलता मिल रही है? शांति समिति की बैठक काफ़ी हो चुकी है हमारे, काफ़ी 2 से लेके हम कंटिन्यू कर रहे थे। इसके बाद शांति समिति की तरफ से ये सुझाव आया था कि आप कर्फ्यू में रिलैक्स करें धीरे धीरे, और कल और परसों हम कंटिन्यू बाजार में भी गए थे। लोगों का भी ये था कि आप धीरे धीरे इसको खोल दें। यहाँ लोगों के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भाईचारा है आपस में और न ही कोई पलायन वाली कोई पोजीशन है। पुलिस ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 105 लोगों को पाबंद किया है। टोटल 23 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 105 के करीब लोगों को पाबंद किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 40 लोगों के नाम सामने आए जिनके वीडियो में फुटेज है और इनके लिए टीमें भी गठित की गई हैं और अपने पूछताछ लगातार जारी है। इनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कहा जा रहा है कि हिंदुओं की ज्यादा गिरफ्तारी हो रही है, मुसलमानों की कम है। जी नहीं, देखिए हमारे लिए ना कोई जाति ना कोई धर्म, हमारे लिए जो दोषी है वो है। तो पत्थर हम किसी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई इसमें वो नहीं चल रही है। अपने जो भी दोषी हैं, चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी समुदाय को यात्रा में गिरफ्तार। शामिल होने वाले ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं या पत्थर बरसाने वाले? जी, इसमें दोनों तरफ से ही चल रही है क्योंकि शोभा यात्रा जो निकली उसके बाद क्योंकि डीजे की परमिशन नहीं थी, उसके अलावा वहाँ पे जो भी अपने उनके संबंध में भी जांच चल रही है कि आगे क्या घटनाक्रम तो हुआ। जो ऑर्डर आए थे घुमरिया जी के, तो उसमें साफ लिखा है कि दंगा निरोधी उपकरणों के साथ छतों पर पुलिस बल लगाएं, बैरिकेड्स लगाएं, ये सब था नहीं शायद। जी नहीं, अपने पूरा जो जाब्ता था वो लगाया गया था। इसमें कुछ जिन जगहों पे अपने कमी रही है उनकी जब जांच करवा ली जाएगी और बाकी जो चीजें हैं अपने वो अनुसंधान के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दंगे हुए, दंगे भीड़ ने किए। भीड़ का न कोई चेहरा होता है न कोई पहचान होती है, बस पहचान होती है जब उस दंगे में जिनका सब कुछ उजड़ जाता है उनकी। आज उन सब की आंखें नम हैं, गले रुंधे हुए हैं, उनके पास अब बचा है तो सिर्फ मलबा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। दंगे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। निर्दलीय पार्षद मखदूल और बीजेपी नेता राजाराम गुज्जर को दोनों तरफ के दंगे का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और दोनों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। राजस्थान तक के लिए एडिटर शरद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।